हेलो एवरीवन, क्या हाल है? मजे में। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स अमेंडमेंट की क्लास और आज हम देखेंगे इनकम टैक्स का अमेंडमेंट कैपिटल गेन में क्या क्या है। राइट, और कैपिटल गेन में ही सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 24-25 का प्रीवियस ईयर 24-25 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है ना, वो प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में ही हमेशा होता है। तो हम लोग असेसमेंट ये 25-26 की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 24-25 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 363। इसके पहले कितना था? 348 था। प्रीवियस ईयर 23-24 का 348 एंड इट हैज जंप टू 363। लेकिन अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे इंडेक्सेशन का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। एक डेट के बाद इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है प्रीवियस ईयर 24-25 में। तो इंडेक्सेशन की रेफरेंस अब बहुत कम जगह ही पड़ेगी आपको। राइट, इसका यूज बहुत कम पड़ेगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही। स्टिल यू आर लर्निंग। तो 24-25 प्रीवियस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 363। कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म कहेंगे या शॉर्ट टर्म कहेंगे, ये डिपेंड करता था कि आपकी होल्डिंग पीरियड कुछ एसेट के रिस्पेक्ट में 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, कुछ एसेट के रिस्पेक्ट में 2 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, और कुछ एसेट के रिस्पेक्ट में 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। ये जो 3 साल वाला क्राइटेरिया है वो खत्म कर दिया गया है। 3 साल और 2 साल वाले क्राइटेरिया को दोनों को मर्ज कर दिया गया है। मतलब 3 साल वाले जो एसेट 3 साल पे लॉन्ग टर्म होते थे, उनको मर्ज कर दिया गया है उन एसेट्स के साथ जो 2 साल के ऊपर ही लॉन्ग टर्म हो जाते थे। राइट, आइए दिखाता हूं। जहां पे चेंजेस होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। अभी एक बार पूरा कैपिटल एसेट देखते हैं। लिस्टेड सिक्योरिटीज, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर्स हो। लिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब द सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वेदर इट इज इक्विटी, प्रेफरेंस और इट इज डिबेंचर। इफ इट इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का बाइफर्केशन कैसे होता है? मोर देन 12 मंथ। अगर 12 महीना 1 दिन हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म, अगर एग्जैक्टली 12 महीना या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। ठीक है। यूटीआई की यूनिट्स, इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी अगर लिस्टेड हैं तो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पहला याद करना है लिस्टेड सिक्योरिटीज, दूसरा यूटीआई यूनिट्स। व्हाट इज यूटीआई यूनिट्स? म्यूचुअल फंड ऑफ यूटीआई। और मैंने कई बार अपनी क्लासेस में बताया है कि भाई ये म्यूचुअल फंड को ही क्यों नहीं बोल देते, इसको यूटीआई यूनिट्स क्यों बोलते हैं। बेसिकली इसको एक अलग सा प्रेफरेंस या आप कह सकते हैं अलग वैल्यू दी जाती है, एज बिकॉज यूटीआई वाज द कंपनी जिन्होंने पहली बार हमारे देश में म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था और उन्होंने इसका नाम रखा था यूटीआई यूनिट्स। फिर लेटर ऑन कंपनीज आई और उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कॉपी किया, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया दैट वाज म्यूचुअल फंड। तो बाकी लोग के लिए हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, बट व्हेन इट इज इशूड बाय यूटीआई वी कॉल इट एज यूटीआई यूनिट्स। ठीक है, मतलब 1960s के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था। तो दैट वाज यूटीआई यूनिट्स। देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है आपको पता है? 65% या उससे ज्यादा पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स में लगाती है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। फिर से रिपीट करता हूं, 65% या उससे ज्यादा पैसा अगर इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज में कोई म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लगाती है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को क्या कहा जाता है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, यानी अगर 65% से कम हो गया देन इट इज व्हाट? इट इज कॉल्ड डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। राइट, इनफैक्ट डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जैसा कोई टर्म हमारे देश में था ही नहीं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहा जाता था और अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहा जाता था। 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी में होता था तो इक्विटी ओरिएंटेड बोल देते थे, या फिर बोलते थे अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, अरुण जेटली जी ने एक बार बजट सुनाते समय ये शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और तब से हम लोग डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी बोलने लग गए हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड इसके लिए भी क्या है? 12 मंथ वाला क्राइटेरिया है। तो इतने 4 एसेट्स के लिए 12 मंथ का क्राइटेरिया: लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूटीआई यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। नाउ कमिंग टू अनलिस्टेड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। ध्यान दीजिएगा, अनलिस्टेड सारा नहीं बोल रहे हैं। अनलिस्टेड देखिए, लिस्टेड में इक्विटी था, मैं हाईलाइट करता हूं, लिस्टेड में इक्विटी था, प्रेफरेंस था, लेकिन यहां अनलिस्टेड में सिर्फ इक्विटी प्रेफरेंस इनकी बात कर रहे हैं। डिबेंचर और ये बच गया क्या? ये बच गया ना, डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये अगर अनलिस्टेड है तो, अगर ये वाला अनलिस्टेड है तो पता है किस कैटेगरी में आएगा? तीसरी वाली कैटेगरी में, अदर एसेट में। तो लिस्टेड में इक्विटी प्रेफरेंस या फिर डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सब पहले वाले कैटेगरी में है।
अगर अनलिस्टेड है तो इक्विटी प्रेफरेंस आएगा कैटेगरी 2 में, और अनलिस्टेड अगर डिबेंचर है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो वो आता है तीसरी कैटेगरी में, अदर एसेट में। लैंड एंड बिल्डिंग इज इन द सेकंड कैटेगरी। इसके अलावा जितने भी एसेट्स आएंगे वो थर्ड कैटेगरी में आएंगे। तो थर्ड कैटेगरी में अनलिस्टेड डिबेंचर्स आ रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ रहा है, और उसके अलावा जितने भी कैपिटल एसेट है, जैसे ज्वेलरी हो गया, तो कहां आएगा, ये अदर एसेट में आएगा। तो एवरी अदर कैपिटल एसेट विल कम इनटू थर्ड कैटेगरी। ठीक है, अब ये क्या हुआ है देखिए, बाकी के लिए 3 साल या उससे अधिक पे लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन 23/7/2024 ये डेट याद कर लीजिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट डेट है कैपिटल गेन के लिए कि हर जगह ये 23 जुलाई 2024 वाली डेट बार बार आएगी। क्या आप रट पाएंगे ये डेट? भूलना नहीं है, अगर ये डेट भूल गए तो गया पूरा कैपिटल गेन गया। ठीक है ना, ये डेट कई जगह काम आएगी। 23 जुलाई 2024 रट लीजिए, 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 से अब 3 साल नहीं, अगर 23 जुलाई 2024 के बाद आप ज्वेलरी को बेचे हैं, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, ठीक है, 23 जुलाई 2024 से अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हैं तो आप 2 साल देखेंगे। अगर होल्डिंग पीरियड 2 साल या उससे अधिक है तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। यानी ये दोनों मर्ज हो जा रहा है। कब से ये मर्ज हो जा रहा है? 23 जुलाई 2024 से, ये दोनों। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एक मिस टाइपिंग है, ये 24 मंथ्स है यहां पे, राइट। ये 12 महीने वाला ऊपर, नीचे 24 महीने वाला, और ये 36 महीने वाला था। लेकिन 23 तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कैपिटल एसेट सेल किया है 1/4/24 से लेके 22/7/24 के बीच, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अदर एसेट को इस पीरियड के अंदर सेल किया है, तो अगर सेल पीरियड इसके बीच का है तो फिर वो कहलाएगा 36 महीने या उससे ज्यादा, 36 महीने से ज्यादा पे लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर इसी डेट के एक दिन बाद सेल हुआ, 23 जुलाई 2024 को सेल हुआ, तो 24 महीने पे ही वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपने ज्वेलरी खरीदी थी 15 जून 2022 को, और 20 जुलाई 2024 को आपने बेच दी। ठीक है, ये कितना पीरियड हुआ? 2 साल से थोड़ा सा अधिक हो रहा है। हाँ, 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है? मतलब इस ज्वेलरी को बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा? यहां पे आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। सर ऐसा कैसे हो रहा है, दिक्कत हो रही है क्या? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है इसलिए क्योंकि 23 जुलाई के पहले 3 साल की होल्डिंग पीरियड अगर होती ना, 23 जुलाई के पहले तक 3 साल की होल्डिंग पीरियड देखी जाती थी। ज्वेलरी अदर एसेट की कैटेगरी में था, 3 साल से ऊपर होने पर ही वो क्या होता, लॉन्ग टर्म होता है। इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। 25 जून 22 को आपने खरीदा, ठीक है, या 20 जून कर देते हैं, 20 जून 2022 को खरीदा और आपने 25 जुलाई 2024 को बेचा। क्या नंबर ऑफ डेज उतने ही आ रहे हैं? हाँ, उतने ही तो है। देखिए 5 दिन, खरीदारी की डेट भी 5 दिन आगे बढ़ा दिए और बिक्री की डेट भी क्या की है, हम 5 दिन आगे बढ़ा दिए। अब शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? भाई ड्यूरेशन तो उतना ही है, उतनी ही होल्डिंग पीरियड है आज भी, है कि नहीं? लेकिन अब यहां पे ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्यों? क्योंकि 23 जुलाई और उसके बाद 2 साल या उससे अधिक होल्ड करने पे ही एक कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाती है। ओह सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, तो अब 23 जुलाई की डेट को एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, अच्छा, एग्जैक्टली 23 जुलाई कर दें क्या यहाँ पे इस एग्जाम्पल में? एक काम करते हैं, अब एग्जैक्टली 23 जुलाई की डेट को लेके भी समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए परचेस्ड ऑन, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, परचेस्ड ऑन डेट आप क्या लेंगे, 15/6/22 और 23/7/24।
क्या हो जाएगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 23 जुलाई से हम 2 साल ही देखने लग गए हैं, ठीक है। और 23 जुलाई के पहले तक हम 3 साल देखते थे, बस एक दिन पहले मान लो बेचे होते 22/7/24 सेम डेट को ही खरीद के, ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। क्लैरिटी है अब इसकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो थर्ड कैटेगरी में कौन कौन से एसेट आते हैं ये आपको पता है ना। तीसरी कैटेगरी अदर एसेट में आ जाएगा। अदर एसेट की कैटेगरी में ये सब किसके किसके ऊपर अप्लाई होगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बाकी का तो 2 साल 3 साल एज इट इज़ है। अदर एसेट की कैटेगरी में आ जाता है अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है, अनलिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ज्वेलरी, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। और इन्हीं के लिए आपको ध्यान देना है डेट का, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग में ध्यान देना है क्या डेट का? नहीं। लिस्टेड सिक्योरिटीज में ध्यान देना है क्या? नहीं, वो सब तो पहले दूसरे कैटेगरी वाले हैं ना, उन एसेट्स का ध्यान नहीं देना, उनमें तो जो पहले चल रहा था वही आज भी चल रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग टैक्स रेट पे। तो टैक्स रेट में भी बड़े परिवर्तन हैं, ठीक है। लेकिन एक बार मैं समराइज्ड मैनर में बताता हूं कि गवर्नमेंट ने किया क्या है। एग्जैक्टली वैसा ही नहीं है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, बट एक क्रक्स आपको देते हैं कि क्या किया गवर्नमेंट ने। देखिए गवर्नमेंट पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले क्या होता था, ओल्ड बताता हूं, 20% टैक्स लेती थी और 10% टैक्स लेती थी, ठीक है, होता था पहले ऐसा ही। 20% टैक्स किस में लेती थी, अंडर सेक्शन 112, और इसमें ये 10% लेती थी अंडर सेक्शन 112A, ठीक है। 112A क्या होता है, एसटीटी पेड, जहां पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है वहां के पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स लगता था, और एसटीटी नॉट पेड वाले ट्रांजैक्शन पे 20% का टैक्स लगता था। अब एसटीटी पेड होता कहां है, एसटीटी पेड होता है दो चीजों पे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस पे लगता है, अगर आप इक्विटी शेयर्स का या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर करते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, याद रहेगा, इक्विटी शेयर का ट्रांजैक्शन किया या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन किया, कैसे किया, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी कंपनी है जिनका ट्रांजैक्शन आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो, लिस्टेड कंपनी का ही, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं है, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं। तो मान लीजिए आपके पास स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड का शेयर है, ठीक है, यू हैव स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड शेयर्स, तो क्या इस पे एसटीटी लगेगा, कभी नहीं लग सकता, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज कभी नहीं लग सकता, नहीं, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में लिस्ट हो जाए स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। मतलब अभी के लिए फिलहाल उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा ही नहीं। दैट्स वेरी क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू रिलायंस कंपनी, वो लिस्टेड है, तो क्या रिलायंस कंपनी के अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, सेल किया है, तो क्या हमेशा एसटीटी लग रहा होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमने उसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा हो, और हो सकता है डायरेक्टली आपको बेच दिया हो। अच्छा, क्या हम बिना स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टली भी आपको शेयर बेच सकते हैं? आंसर इज यस, ऐसा भी होता है, लेकिन जनरली कोई करता नहीं है, ठीक है भाई। स्टॉक एक्सचेंज हम डायरेक्ट जाके वहीं पे बेचेंगे, हम क्यों ही किसी को पर्सनली बेचेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास रिलायंस कंपनी के 100 शेयर हैं और आप मुझसे खरीदना चाहते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं, ठीक है। आप जाओगे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदोगे, मैं भी स्टॉक एक्सचेंज से बेचूंगा, मैं क्यों ही आपको बेचने आऊंगा, और क्यों ही आप मुझसे खरीदोगे, ठीक है। सबके पास डीमेट अकाउंट है, हर कोई अपने डीमेट अकाउंट डायरेक्टली खरीदेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, आप मुझसे खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। मैं अपने डीमेट अकाउंट से आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करा सकता हूं, ठीक है, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होता है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में क्या एसटीटी पे होगा, नहीं होगा। अगर एसटीटी पे नहीं होगा तो कौन सा कैपिटल गेन लग जाएगा, 112 वाला लगता है, 112A वाला नहीं लगता, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तब तो भाई एसटीटी का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर लिस्टेड शेयर हैं तो एसटीटी हो सकता है पे हो रही हो सकता है न भी पे हो रही हो। एसटीटी पे तभी हो रही होगी जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा, और प्रैक्टिकली यही होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम का क्या भरोसा, एग्जाम तो नॉन प्रैक्टिकल बात भी कर सकता है, कहेगा नहीं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर बेच दिए, ठीक है, नॉट वाया स्टॉक एक्सचेंज,
तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इस केस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट नहीं हुई होगी। ठीक है, तो पहले ये था। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अब ये सबसे कोई मतलब नहीं है, हम लोग 12.5% का टैक्स लेंगे, सीधे सीधे हम लोग सीधे 12.5% टैक्स लेंगे। ठीक है, मतलब 20% और ये सब जो 10% था सब खत्म करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सीधे सीधे 12.5% का टैक्स ले लिया जाए। ठीक है, तो आप कहोगे सर फायदा तो हो रहा है। फायदा तो हो रहा है, कैसे फायदा हो रहा है कि 20% वाला तो 12.5% हुआ ना सर, भले 10% पे 12.5% सरकार लगा रही है, यहां पे घाटा हो रहा है, थोड़ा सा ही तो घाटा हो रहा है सर, लेकिन 20 वाला तो सीधे सीधे 12.5 हो गया। नहीं बेटा, इस पे तो बवाल हो गया था पार्लियामेंट में, आपको पता है ये बात जैसे ही सरकार लाई राहुल गांधी चढ़ पड़े थे एकदम। ठीक है, अच्छा जब भी मैं ये सब बात करता हूं तो आप ऐसा मत समझा करिए कि आई एम टॉकिंग पॉलिटिकल, बताना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं ये बात नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार भाई कोई तो लोचा होगा इसमें, अगर ये इतनी अच्छी बात है तो अपोजिशन पार्टी चढ़ क्यों जाएगी। ठीक है, आइए समझाता हूं। 20% जब 112 में टैक्स लगता था तो यहां पे आपको मिलता था इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब हो गया इन्फ्लेशन का इफेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पे बढ़ जाती है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ने से तो कैपिटल गेन कम आता है। एक कम अमाउंट पे 20% टैक्स लग रहा था। ये जो 10% था ये तो विदाउट इंडेक्सेशन था ही, भाई इस पे तो कोई इंडेक्सेशन होता नहीं था, मतलब महंगाई से कोई लेना देना नहीं। अरे सीधी सी बात है, आज से 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी हमने 1 करोड़ की खरीदी थी, आज मैं 1 करोड़ 10 लाख में बेच दे रहा हूं तो फायदा कमा रहा हूं क्या? अरे कोई फायदा नहीं है, उल्टे घाटा हो गया समझो। 10 साल पहले 1 करोड़ की खरीदे थे, आज महंगाई का भी इफेक्ट लगाएंगे तो पता है वो कितने की हो गई? वो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, और 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बेच के तुमको घाटा हुआ है। तो पहले महंगाई का इफेक्ट मिलता था 112 में। ठीक है, सरकार ने कहा महंगाई से मतलब नहीं है, इतनी ताबड़तोड़ महंगाई भाग रही है कि महंगाई का इफेक्ट देंगे तो हमारे जेब में क्या आएगा, कहीं भागो महंगाई खत्म। ठीक है, 12.5% का टैक्स लगेगा, यानी अगर आज से 10 साल पहले हम एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदे हैं, आज 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बेच रहे हैं तो सरकार कह रही है तुम्हारा 10 लाख का मुनाफा हो गया। अभी तक कोई मुनाफा नहीं होता था, क्यों? क्योंकि महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई थी। अब सरकार कह रही है मुनाफा हो गया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए पे टैक्स लाओ। सबको बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ ज्वेलरी के केस में, सब में तो यही होता था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था तो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी बढ़ जाती थी और इससे लिए कैपिटल गेन कम आता था, तो उस पर 20% था। सरकार ने इंडेक्सेशन हटा दिया, ये जो 12.5% कर रही है ना सरकार, ये कर रही है विदाउट इंडेक्सेशन। यही मैं आपको बताने जा रहा था कि इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट सरकार खत्म कर रही है। ठीक है, अब पार्लियामेंट में जो बवाल उठा वो क्या उठा था मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से देखोगे बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़े। सरकार तो ये कर रही थी, ये था। अब लेकिन अब कानून जब हम आपको पढ़ाएंगे तो देखेंगे उसमें बड़े सारे ट्विस्ट है, इधर उधर भाग रहा है कानून। क्यों भाग रहा है? वो भाग रहा है अपोजिशन पार्टी की वजह से। अब अपोजिशन पार्टी यहां पे क्या कहती है? कहती है कि भाई अगर तुम प्रॉपर्टीज में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दोगे तो पूरा नंबर 2 का पैसा प्रॉपर्टीज में घूमने लगेगा। अब लोग क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को पहले जितने में बेच रहे थे एक्चुअल में उतने में दिखाते थे। क्यों? समझिएगा, जैसे आज से 10 साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बहुत ध्यान से समझिएगा, मुझे ये सब सिखाना नहीं चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, बस मतलब की बात करके निकल जाना चाहिए, लेकिन आप समझेंगे ही नहीं क्योंकि कानून में इतना ट्विस्ट क्यों है। आप कहोगे यहां पे क्यों अलग बना दिया गया लैंड बिल्डिंग में, तो इसलिए थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बात करता हूं, तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। आज से 10 साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए की, आज मैं उस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं 2.5 करोड़ रुपए का। मोटा मोटी देखा जाए तो पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि महंगाई का इफेक्ट लगाएंगे, मान लेते हैं कि महंगाई का इफेक्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की है और मोटा मोटी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही 2.5 करोड़ रुपए आ गई, या 2 करोड़ मान लो, चलो 1 करोड़ का खरीदे 2 करोड़ का आज बेचे, ठीक है। और मोटा मोटी इंडेक्सेशन बेनिफिट लगाने से वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 2 करोड़ की हो गई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कैपिटल गेन मेरा कितना आता था? निल। तो जब मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचता था किसी को तो पूरा पैसा नंबर 1 में लेता था, नगद लेने की जरूरत नहीं, कहते थे बैंक में ट्रांसफर करो पूरा पैसा। क्यों? क्योंकि टैक्स तो देना ही नहीं है। अरे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो वैसे भी महंगाई के हिसाब से 2 करोड़ की हो गई, तो 2 करोड़ रुपए का बेच रहे हैं तो कौन सा मुनाफा हुआ? सरकार को टैक्स तो देना नहीं है, तो हम 2 करोड़ रुपए बैंक में लेते थे पैसा। अब सरकार कह रही है हम इंडेक्सेशन हटा देंगे। अब सरकार जैसे ही बोली इंडेक्सेशन हटा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज बेचेंगे तो 2 ही करोड़ की 10 साल बाद, ठीक है, और ज्यादा की बेच रहे होंगे। लेकिन पता है 2 करोड़ रुपया हम अब बैंक में नहीं लेंगे, हम नंबर 2 में पैसा लेंगे।
हम 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख कहेंगे बैंक में दो, और बाकी 80 लाख रुपया हमको कैसे दो, नगद दो, ताकि हम दिखाएंगे ट्रांजैक्शन की 1 करोड़ 20 लाख में ही प्रॉपर्टी बिकी है, ताकि हमको टैक्स ना देना पड़े। आप समझिए, अगर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख में बेचे तो 20 लाख मुनाफा, हमको 20 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर हम 2 करोड़ रुपए में दिखा दिए कि बेचे हैं तो 1 करोड़ रुपया मुनाफा हो गया, तो 1 करोड़ पे टैक्स लग जाएगा 12.5% का, 12.5 लाख रुपया तो मोदी जी ले जाएंगे इसमें। आई बात समझ में? तो अपोजिशन पार्टी ने कहा कि सरकार ना ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ा रही है हमारे देश में, नंबर 2 का पैसा और प्रॉपर्टी में घुसेगा। राइट, सरकार को भी लगा होगा बात तो सही है, और मुद्दा बहुत ज्यादा उछाला गया इसको, ठीक है, कि भाई अगेन अच्छा नंबर 2 का पैसा है किसके पास? भाई बड़े लोगों के पास ही है। और आप तो जानते ही हो कि अपोजिशन पार्टी हर समय कहती है ये सरकार किसकी है, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो वही बात फिर यहां पे आ जा रही थी कि भाई ये तो अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है नहीं, और भाई देश में गरीब तो ज्यादा है, वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो सरकार ने तुरंत वहां पे ट्विस्ट लाया, और अब आइए देखते हैं कि कानून क्या है। क्या आपको समझ में आ गई बात कि अब कानून में थोड़ा सा जमीन में, लैंड एंड बिल्डिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। अदरवाइज टैक्स रेट कितना है? 12.5% का टैक्स रेट है विदाउट इंडेक्सेशन। क्लियर? आइए चलिए, टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन सबसे पहले हम देख रहे हैं 112। 112 कौन सा होता है बच्चों? एसटीटी नॉट पेड वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एज पर सेक्शन 112A एंड मेंशन्ड इन 2 बिलो। 2 बिलो में भी कुछ बात कर रहा है, ठीक है, अभी देख लेंगे किसकी बात कर रहा है। अदर देन 112A, अदर मतलब कि वो वाला एसटीटी पेड वाला छोड़ के, तो ठीक है, अभी क्या ब्रैकेट में लिख रहा है उसको इग्नोर करिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच टेक्स प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 के पहले, मतलब 22 जुलाई तक, 22 जुलाई 2024 तक। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, हर जगह 23 जुलाई की डेट याद कर लो। पूरे कैपिटल गेन में ना 23 जुलाई से कानून बदला है, तो यहां पे हम लिख दे टिल 22 जुलाई की बात कर रहा है। 22 जुलाई तक क्या होता था? 20% टैक्स लगता था विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये तो पहले था ही, 20% टैक्स हमने बताया, और महंगाई का इफेक्ट मिलता था, दैट इज इंडेक्सेशन। आगे देखिए अब क्या हुआ। फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 से क्या होगा? फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग का अलग से कुछ बोल रहा है, और बाकी का अलग से बोलेगा। क्यों लैंड एंड बिल्डिंग? बताए ना अपोजिशन पार्टी। तो फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ बाई एन इंडिविजुअल एचयूएफ बीइंग अ रेजिडेंट एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 24। 23 जुलाई 2024 के पहले की खरीदी हुई जमीन या मकान जिसको बेचा गया 23 जुलाई 2024 के बाद। अच्छा, यानी 23 जुलाई 2024 के बाद अगर हम खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं तो उसके लिए ये अलग से बात नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये किसकी बात कर रहा है? 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदे गए मकान या जमीन और बेचा गया 23 जुलाई 2024 के बाद। यानी अगर दोनों चीज 23 जुलाई 2024 के पहले हुई तो ये कानून नहीं है। मैं बहुत ध्यान से बच्चों ये रहा बीच में डेट एक 23 जुलाई का। रुक जाओ, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे। ये एक डेट है 23 जुलाई 2024, ठीक है। अगर बाई हुआ यहाँ पे और सेल हुआ इसके बाद, इसी पे ये वाला कानून एप्लीकेबल है जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। यानी सर इसका मतलब अगर ये डेट 23 जुलाई 2024 की है, खरीदा भी गया पहले, बेचा भी गया पहले, तो इस पे नहीं बेटा, इसके लिए वो कानून नहीं है जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। ओ अच्छा सर, 23 जुलाई 2024 की डेट ये रही, जमीन मकान खरीदे भी इसके बाद, बाई भी यहां किए और सेल भी इसके बाद ही किए। ऐसा भी तो हो सकता है 23 जुलाई के बाद जमीन खरीदे और उसी के बाद बेचे, तो भी ये कानून उसके लिए नहीं है। ओ बहुत ध्यान से बच्चों, क्या कहता है? फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर, ट्रांसफर का वो 23 जुलाई के बाद। फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ बाय एन इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई। 23 जुलाई के पहले का खरीदा गया हो और 23 जुलाई के बाद बेचा गया हो, दोनों बात इंपॉर्टेंट है, तब ये कानून लगेगा। क्या है? लोअर ऑफ 20% विथ इंडेक्सेशन। 20% विथ इंडेक्सेशन टैक्स निकाल लो, या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब देखिए मोदी सरकार ने क्या बोला था। मोदी सरकार ने बोला महंगाई नहीं देंगे, महंगाई का इफेक्ट,
ठीक है, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स दो, यही बोला था। ठीक है, पहले क्या टैक्स था? 20% विद इंडेक्सेशन था। ठीक है, जब अपोजिशन पार्टी चढ़ी तो सरकार ने क्या बोला? कहा दोनों में से जो कम है वो दे दो। मतलब समझे, तुम दो टैक्स निकाल लो, तुम महंगाई का इफेक्ट लगा के 20% निकालो, और बिना महंगाई का इफेक्ट निकाले 12.5% निकालो, जो कम आ जाए जनता वही दे दे हमको टैक्स। आई बात समझ में क्यों ऐसा हुआ? बाकी किसी भी कैपिटल एसेट में, बाकी किसी भी अदर कैपिटल एसेट में 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। देखिए बाकी जगह ना नंबर 2 का पैसा बहुत नहीं लगता है, आपको भी समझना होगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ब्लैक मनी बहुत ज्यादा लगी हुई है, वो रियल एस्टेट में ही लगी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग में ही नंबर 2 का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो वही एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है, तो इसलिए बस उसके लिए ये लॉ को गवर्नमेंट ने चेंज किया, बाकी में 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन था ही। तो अब हम कुल मिला के शॉर्ट में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 23 जुलाई के पहले अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो 20% टैक्स देना है जैसे पहले था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। 23 जुलाई के बाद अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो आपको इंडेक्सेशन अब खत्म कर दिया गया, वो नहीं मिलेगा, 12.5% आप टैक्स देंगे। ठीक है, लेकिन अगर जमीन या मकान की बात है, 23 जुलाई के पहले का खरीदा हुआ, 23 जुलाई 2024 के पहले का खरीदा हुआ, 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा गया, तो सरकार कह रही है जो पुराना कानून था नया कानून था, दोनों तरीके से टैक्स निकालो, और जो दोनों में कम है वो वाला टैक्स दे दो। ठीक है, अच्छा तो अब एक बात आएगी मेरे मन में कि सर कैपिटल गेन की इनकम कौन सी होगी, पुराने वाले कानून के हिसाब से कि नए वाले कानून के हिसाब से? तो कैपिटल गेन निकलेगा नए वाले कानून के हिसाब से, लेकिन टैक्स निकालने का दो तरीका होगा। सर ये सरकार बैंड बजा देती है, पढ़ाई इतनी करनी पड़ती है ना, कुछ भी ले लो, हम तो यही कहते हैं सरकार टैक्स कम या ज्यादा ले ले, इतना फजियत ना पाले, इतनी फजियत में बच्चा परेशान हो जाता है। आप समझ पाए हमने क्या कहा? अरे इनकम भी तो अलग अलग आ रही है, दोनों तरीके से निकालेंगे तो टैक्स निकालने के लिए तो इनकम निकालनी पड़ती है ना पहले, तो दोनों तरीके में अलग अलग इनकम आएगी। जैसे इंडेक्सेशन, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बिकी, और इंडेक्सेशन हम लगा दे रहे हैं, तो मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन लगा के 1 करोड़ 90 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 10 लाख रुपया। लेकिन अगर विदाउट इंडेक्सेशन हम लेंगे तो 2 करोड़ में से 1 करोड़ घटाएंगे तो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो कैपिटल गेन 1 करोड़ कहलाएगा कि 10 लाख रुपए कहलाएगा? तो सरकार कह रही है कि कैपिटल गेन जो कहलाएगा वो विदाउट इंडेक्सेशन ही कहलाएगा, लेकिन उस पर टैक्स निकालने का दो दो तरीका होगा, जो मर्जी वो निकाल लो। कैपिटल गेन निकलेगा विदाउट इंडेक्सेशन ही, टैक्स निकालने का हम दो ऑप्शन दे रहे हैं आपको। मालूम है मुझे दिक्कत हो रही होगी, अरे तो इसीलिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे, अमेंडमेंट क्लास आप मेरी कर ही क्यों रहे हो? यही आनंद उठाने के लिए। तो आइए देखिए, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि रीसेंट अमेंडमेंट्स और चेंजेस जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चा अपडेटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल करा रहे हैं समझ लीजिए क्या एज इट इज छपे हुए क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। हाँ, जो अभी मैं लिख रहा हूं एकदम बिल्कुल ऐसा ही छपा हुआ क्वेश्चन दिख सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, लैंड परचेस्ड ऑन 25/10/2020 ₹15 लाख। ठीक है, सोल्ड ऑन 20/9/2020 ₹25 लाख। अदर सोर्सेज इनकम ₹4 लाख। ठीक है, कंप्यूट कैपिटल गेन, टोटल इनकम एंड टैक्सेस। कैपिटल गेन निकालिए, टोटल इनकम निकालिए, टैक्सेस निकालिए। ठीक है भाई, निकाल देते हैं। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि लैंड पे लॉन्ग टर्म आएगा कि शॉर्ट टर्म आएगा। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है लैंड एंड बिल्डिंग में, उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में होल्डिंग पीरियड में कोई परिवर्तन आया है क्या? नहीं, वो तो थर्ड कैटेगरी में परिवर्तन आया था। तो लैंड के लिए तो होल्डिंग पीरियड कितनी होनी चाहिए? अरे ये 2024 है सोल्ड, होल्डिंग पीरियड कितनी होनी चाहिए बताइए आप?
2 साल होनी चाहिए, तो ये तो मोटा मोटी हमको दिख रहा है 4 साल से थोड़ा सा कम है, तो होल्डिंग पीरियड मेरी 2 साल से अधिक है, लॉन्ग टर्म ही होगा ये। सॉल्यूशन करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन, आप भी मेरे साथ लिखिए क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन भी तो आना चाहिए ना। 25 लाख रुपीस माइनस इसमें से करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अच्छा क्या हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कर सकते हैं? नहीं, कैपिटल गेन निकालने का 2 तरीका नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। अपोजिशन पार्टी को टैक्सेस से दिक्कत हुई थी, तो सरकार ने टैक्सेस निकालने के 2 तरीके कर दिए, कहा जो कम है वो कर दो, ठीक है। इनकम निकालने का तरीका नहीं बदला, इनकम ऐसे ही निकलेगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 15 लाख रुपया, तो कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया, ठीक है। इसमें अब अदर सोर्सेस की इनकम को जोड़ देते हैं, कितना है अदर सोर्सेस? 4 लाख रुपया, ये हो गया कितना? 14 लाख रुपया, ठीक है। यही हमारी टोटल इनकम होगी, ग्रॉस टोटल इनकम यही है, डिडक्शन वगैरह कुछ है ही नहीं है, तो सीधे यही टोटल इनकम है हमारी, ठीक है। टैक्सेस निकाल लीजिए, टैक्स ऑन इट। जो अदर सोर्सेज की 4 लाख रुपए की इनकम है, उसमें से पहले 3 लाख रुपए पे इनकम टैक्स होता ही नहीं है, फिर अगले 1 लाख रुपए पे 5%, यानी अदर सोर्सेज वाली 1 लाख की इनकम पे 5% का टैक्स आएगा। अब कैपिटल गेन पे टैक्स निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में जाएंगे, ठीक है, और वर्किंग नोट में दोनों ऑप्शन से टैक्स निकालेंगे, और जो टैक्स हमें अच्छा लगेगा वो टैक्स हम ऊपर लिखेंगे, समझे। अब वर्किंग नोट में आइए, ऑप्शन 1 लिखिए, ऑप्शन 1 लिखिए 20% विथ इंडेक्सेशन। भैया आपको अगर इंडेक्सेशन के साथ करना है ना, तो इंडेक्सेशन के साथ कर लीजिए, सरकार मना नहीं कर रही है, कह रही है हम लोग तो बहुत अच्छे हैं भाई, हमसे अच्छा कौन। सेल कंसिडरेशन 25 लाख माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ICOA, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख रुपया, इनटू करंट ईयर का इंडेक्स क्या है 363, बताया आपको, ठीक है। फिर कौन से प्रीवियस ईयर में खरीदी गई थी भाई? 20-21 में। 20-21 प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना है जरा देख लो। अच्छा, क्या आपको याद करना पड़ेगा 20-21 का? नहीं, एग्जाम के लिए याद नहीं करना पड़ेगा, जितने भी इंडेक्स होंगे वो आपके पेपर में दिए होंगे, ठीक है। 301 कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 18,08,970 रुपया। तो कैपिटल गेन बच्चों कितना हो गया? 6,91,030 रुपया। टैक्स एट द रेट ऑफ 20% इस पे, ये हो गया 1,38,206। अगर हम इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हैं तो 1,38,206 रुपया का टैक्स बनेगा, ठीक है। अगर ना ले तो अब ये भी देख लेते हैं, नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि ये तो अपोजिशन पार्टी करवाई है, ऑप्शन 1 कौन कराया है? अपोजिशन पार्टी। सरकार तो हमारी कौन सी ऑप्शन लेके आई थी? ऑप्शन 2। आइए देखते हैं हमको कौन से फायदा होता है। ऑप्शन 2 हो गया 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, तो सेल 25 लाख, इसमें से घटेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख, 10 लाख रुपया हो गया LTCG, और टैक्स हो गया इस पे एट द रेट ऑफ 12.5%, बच्चों कितना? 1,25,000। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1,25,000 रुपया का यहाँ टैक्स बना। कितना टैक्स देना पसंद करोगे? 1,38,206 रुपया कि 1,25,000? क्या देना पसंद करोगे? 1,25,000 देना पसंद करोगे ना मेरे बच्चों? तो बोलो टैक्स ऑन इट, ऑन LTCG, ठीक है, ऑन LTCG 1,25,000 रुपया, ठीक है। ऑन अदर सोर्सेस, ठीक है, 0 to 3 लाख, नील,
और 3 लाख से 4 लाख आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, 3 लाख 1 रुपया लिख लीजिएगा, हमसे मत मेहनत करवाइए इतनी, ठीक है। एट द रेट ऑफ 5%, 5,000 आ गया बाहर 5,000, ठीक है। ये हो गया 1,30,000। बस करें कि पूरा करके दिखाएं आपको। हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दीजिएगा एट द रेट ऑफ 4%, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 दूनी 52, 5,200 रुपया। तो ये हो गया 1,35,200। दिस इज टैक्स पेबल। कितनों को मजा आया जल्दी बताइए। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा, ठीक है, और आपको लगता है कि भाई इससे तो कॉन्सेप्ट की बहुत क्लैरिटी हो गई, सर ने कैपिटल गेन और कैपिटल गेन टैक्स दोनों की बात लॉ में जो लिखी थी उसको बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम्पल के जरिए बताया। अच्छा, आपको पता है जब कोई नया कानून आता है तो क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे मार्केट में आपको। क्यों नहीं मिलेगा? अरे किसी किताब में छपे ही नहीं है तो मिलेगा कहां से, ठीक है। वो तो हम जैसे लोग बनाएंगे तब ना किसी किताब में छपेगा, ये तो बनाया ही गया है पहली बार, ठीक है। नया कानून आया है ही नहीं कोई मार्केट में कुछ भी, ठीक है। सो अगर आपको लगता हो कि इस क्वेश्चन के लिए आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से अप्रिशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। मुझे 10, 20, 25, 50 कराने की जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज ऐसी हिट करो जिसमें सारी बात एक बार में खत्म हो जाए। अच्छा बताइए जरा सा, अगर हम कहते हैं लैंड इज परचेस्ड ऑन 20/9/24 और सोल्ड हुई है वो 25/10/26 को, ठीक है, तो इस पे टैक्स क्या रेट से लगेगा? इस पे टैक्स क्या रेट से लगेगा? क्या ये ऑप्शन मिलेगा? नहीं, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए ऑप्शन वाली बात लैंड एंड बिल्डिंग में कब थी? जब 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी गई हो। ये क्या 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी गई है? नहीं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सिंस लैंड इज परचेस्ड, ये तो मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं, सिंस लैंड इज परचेस्ड प्रायर टू, नहीं, इज परचेस्ड आफ्टर 23/7/24, ठीक है, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी taxable at the rate of 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। इसमें उतनी कहानी नहीं चलेगी, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आप टैक्स दे दीजिए, ठीक है। एक्चुअल में देखिए सरकार ना बहुत ज़्यादा मानती भी नहीं है पोजीशन की, मैं ये बात सच बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ हद तक मैं भी ये मानता हूँ कि थोड़ा सा तो इस गवर्नमेंट की मोनोपोली है, जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, ठीक है। सरकार चल तो रही है एकदम मन मर्जी की तरीके से, ठीक है। अदरवाइज अगर चेंज ही करना था तो आगे के लिए भी करते। अब ऐसा क्या है कि जो 23 जुलाई के बाद खरीदेगा उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी लैंड एंड बिल्डिंग में। ऑब्वियसली उस केस में भी तो प्रॉब्लम है ही है। पुरानी जमीन में जो प्रॉब्लम हो रही थी बेचते समय टैक्स की, तो वो तो आज भी होगी ही। लेकिन सरकार ने कहा नहीं भाई, पुराने वाला हम वैसे ही रहने देते हैं, नया वाला ऐसे रहेगा। एक्चुअल में देखिए बहुत सारी चीजें ना, देखिए कोई भी इंसान दुनिया में सबको 140 करोड़ लोगों को खुश नहीं कर सकता है, ये आपको भी समझना होगा, ठीक है। लोगों को टैक्स की सिंप्लीफिकेशन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भाई टैक्स को सिंप्लीफाई करो, इतना फजीयत है, इंडेक्सेशन ये वो सब हटाओ। एक्चुअल में गवर्नमेंट अब जो टैक्स बनाना चाह रही है ना, वो ऐसा टैक्स बनाना चाह रही है कि 50-100 पन्ने के अंदर पूरा कानून है, बस। ये नहीं दुनिया भर का पोथा पत्ती वाला कानून है एकदम, राइट। तो इसलिए ना ये सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का कहना है पूरा एग्जामिशन हटाएंगे, पूरी डिडक्शन हटा देंगे, इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा देंगे, सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हटा देंगे, बहुत सिंपल सिंपल फ्लैट रेट रखेंगे टैक्सेस के, और बहुत आसान होगी कैलकुलेशन, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की गवर्नमेंट एआईएस पे काम कर ही रही है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। पता है ये क्या है? आपकी इनकम अब छुपी नहीं है गवर्नमेंट से, ठीक है। मतलब आप जो कमा रहे हैं गवर्नमेंट को सब पता है,
एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मैं साल भर में क्रेडिट कार्ड से एक जगह ट्रांजेक्शन किया था, ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो, मैं अपनी इनकम मान लो दिखा रहा हूँ साल की 10 लाख रुपया, ठीक है, और तो जब हम साल पे देखते हैं कि सरकार को क्या क्या पता है, तो अपनी इनकम टैक्स की लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाती है। अच्छा, डिटेल कैसे मिल जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या मेरा पैन कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है, ठीक है। हम देखते हैं कि अरे इसमें तो दिखाई दे रहा है कि 12 लाख रुपए का एक सिंगल स्वाइप मारे थे हम दुबई में। तो गवर्नमेंट कहती है अरे बेटा, 12 लाख रुपए का तुम सिंगल स्वाइप मारते हो क्रेडिट कार्ड का, और तुम बता रहे हो साल में 10 ही लाख रुपया कमाते हो। अब आती है हमको इनकम टैक्स की नोटिस। यानी गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है, मोटा मोटी वो क्या करती है, वहां पे ना पूरी इनकम भी मेरी कैलकुलेट करके दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि सरकार को कितना पता है भाई पहले, ठीक है, तो इतना सरकार को पता है तो ये तो दिखाना ही दिखाना है, बाकी और कुछ दिखाना है तो ऑब्वियसली वो भी दिखाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सरकार को मेरे खर्चे पता है, मेरे पास जितनी रिसिप्ट आ रही है, टीडीएस कट रहा है उस पर, तो क्या सरकार को वो भी पता है? हाँ, वो भी पता है। हमको जितना ब्याज आ रहा है, कहीं से कोई हमें पेमेंट कर रहा है, टीडीएस काट के पेमेंट कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास, और हमको वो दिखा भी रही है सरकार। एक्चुअल में सरकार कर क्या रही है? ये जो एआईएस बनाया गया है, ये बनाया इसलिए गया है आपको डराने के लिए, ठीक है। हम जब देखते हैं उसको तो हमको कहता है अरे सरकार को तो सब पता है, तो आई हैव टू अकॉर्डिंगली शो माई इनकम, राइट। पता है आगे क्या होने वाला है, वो सुन के तो आप हिल जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने टेक कंपनियों को ऑलरेडी ये काम दे दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से हमारी सोशल मीडिया और इन सब चीजों से भी हमारी इनकम का पता लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बंदा है, वो दिखाता है कि मेरी साल की इनकम है 20 लाख रुपया, ठीक है, और वो क्या करता है, एक अपने फेसबुक पे एक फोटो डालता है सेल्फी लेके, ठीक है, कि हम स्विट्जरलैंड के इस होटल में हैं, उस पर कैप्शन लिखता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक एआई क्या करेगा, उस होटल का एक दिन का खर्चा कितना है वो निकालेगा। कहेगा यार इसका तो एक दिन का खर्चा 5 लाख रुपया है, साल का 25 लाख रुपया कमाने वाला एक दिन में 5 लाख रुपया कहां खर्चा कर सकता है, राइट। आपके न जाने कौन कौन सी एक्टिविटीज की मदद से सरकार आपकी इनकम को निकालेगी, राइट, और वो सब चीज आपको दिखाएगी भी, आपकी इनकम टैक्स की लॉगिन के अंदर दिखेगा भी कि देखो ये हम पकड़ चुके हैं। अंडरस्टूड? चलिए छोड़ देते हैं ये सब बात को। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, कह रही है कि इनकम तो अब हम पता करेंगे और बहुत सिंप्लीफाइड टैक्स लेंगे आपसे, खटाखट आप खुद ही अपनी इनकम पे टैक्स निकालो, ज्यादा उसमें पचड़ा नहीं रहेगा, लेट्स लाइक दैट। आगे आइए, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अदर कैपिटल एसेट्स, मतलब मान लो ज्वेलरी वगैरह है तो वो सब में कितना हो जाएगा, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए थी जो हमें ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स और शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बाय नॉन रेजिडेंट, ये नॉन रेजिडेंट के लिए था, ठीक है। इस पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है एग्जाम में, फिर भी देख लीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का नॉन रेजिडेंट को अगर होता है तो पहले 10% था विदाउट इंडेक्सेशन और 12.5% है विदाउट इंडेक्सेशन। इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी है नहीं ना बच्चों, समझ गए ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, जैसे हम ऐसे बोले, ऐसे समझ लीजिए दुबई का एक इन्वेस्टर स्टडी एटम प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स खरीद लेता है, ठीक है, और अनलिस्टेड शेयर्स है। अगर 23 जुलाई के पहले तक वो कितना टैक्स देता था, अगर उसको बेच के प्रॉफिट होता था तो पहले देता था 10% का टैक्स, अब देगा 12.5% का टैक्स। 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, ये जो है ये आप समझिए नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेशन का क्राइटेरिया ही अलग था। अगर आपको याद हो तो आपको मालूम होगा कि पहले हम उसको कन्वर्ट करते थे, जब भी वो पैसा फॉरेन करेंसी में लेके आता था इंडिया में और इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करता है नॉन रेजिडेंट, तो हम लोग किस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। सेल कंसिडरेशन को पहले हम क्या करते हैं, सेल कंसिडरेशन को फॉरेन करेंसी में डाल देते हैं, जिस फॉरेन करेंसी को वो लेके आया था, ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह को सब फॉरेन करेंसी में डालते हैं। फिर जो कैपिटल गेन आता है वो इंडियन फॉरेन करेंसी में आ जाता है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, ऐसा करते हैं ना, तो उससे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का जो इंपैक्ट है वो भी हट जाता है, ठीक है। देखिए एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के इंपैक्ट पे सरकार टैक्स ले भी नहीं सकती, नहीं तो अब नॉन रेजिडेंट भद्दा मजाक बनाएंगे हमारी सरकार का। क्यों? ऐसे समझिए एक नॉन रेजिडेंट $1 लेके आया और एक शेयर खरीदा,
जब लेके आया था $1 तो उस समय $1 का रेट था 80 रुपया, तो उसने 80 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है। जब वो बेचा तो जब वो बेचा शेयर, ठीक है, तो कितने रुपया का था? 90 रुपया का था, ठीक है, तो उसको 90 रुपया मिले। लेकिन जब वो उसको डॉलर में कन्वर्ट किया तो पता है उस समय डॉलर कितने का हो गया था? $1 90 रुपया का हो गया था, ठीक है। तो जो बाहर से आया वो कुछ कमाया क्या? नहीं, कुछ नहीं कमाया। फिर से सुनिए मेरी बात, वो $1 लेके आया, उस समय डॉलर का रेट कितना था? 80 रुपया। 80 रुपए का एक शेयर खरीदा, शेयर का भाव बढ़ गया, कितना हो गया पता है? 90 रुपया। फिर वो 90 रुपए में शेयर बेचा और उस 90 रुपया से डॉलर लिया अपना वापस, क्योंकि वो तो भाई डॉलर लेके आया था, विदेशी आदमी, ठीक है। लेकिन उस समय डॉलर का रेट 90 रुपया हो गया था, तो उसको 90 रुपया का $1 मिला। अपना $1 लेके आया था, $1 लेके निकल गया। अब बताइए सरकार का टैक्स दो, हमको टैक्स दो, तुम तो कमाए हो। तो कहेगा तुम लोग तो हद हो, एक तो तुम्हारा रुपया कमजोर होते जा रहा है, ठीक है, और ऊपर से तुमको टैक्स ही चाहिए। आपको बात समझ में आई? तो सरकार फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट हटा के अगर मुनाफा होता है ना तो उतने पे टैक्स देती है, और जरूरी भी है, राइट। आइए आगे देखिए 112A। अब 112A एसटीटी पेड वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। एसटीटी पेड वाला किस पे एसटीटी लगता है? इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है जो ट्रस्ट डीड के अंदर स्टैब्लिश होती है। म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट डीड, ठीक है। और ये लोग मोटा मोटी पूरा पैसा इक्विटी शेयर्स में ही लगाते हैं, ठीक है। देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज एक तो कंपनीज की तरह इनकॉर्पोरेट होती हैं और एक ट्रस्ट डीड के थ्रू, मतलब ट्रस्ट की तरह इनकॉर्पोरेट होती हैं, ठीक है। आप इतना आपको वैसे तो मतलब है नहीं, आप बस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी आप समझ लेंगे तो भी आपका काम बन गया है, ठीक है। एग्जाम में ये ट्रस्ट डीड वगैरह की बात करेगा नहीं, मैंने समझा दिया। तो इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स क्या है? पहले था 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और अब कितना हो गया? 12.5%। और गवर्नमेंट ने ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी 1 लाख से 1.25 लाख कर दी। 1.25 लाख कर दी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए। तो वो पहले जो 23-24 में कितना होता था? 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन होती थी, अब 1.25 लाख की एग्जेम्पशन हो गई। तो 1.25 लाख रुपए के ऊपर जितना आपने कमाया उस पर आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एग्जेम्पशन क्या? अगर मैंने कुछ शेयर बेचे हैं 23 जुलाई 2024 के पहले और कुछ 23 जुलाई 2024 के बाद बेचे हैं, तो क्या 1.25 लाख की एग्जेम्पशन पहले और 1.25 लाख की एग्जेम्पशन बाद में मिलेगी? नहीं, मिला के एग्जेम्पशन है, एग्रीगेट एग्जेम्पशन है 1.25 लाख रुपए की। आई बात समझ में? ये पूरा मिला के एग्रीगेट एग्जेम्पशन मिलती है 1.25 लाख की। राइट, तो आप 1.25 लाख रुपए की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कैलकुलेट करिएगा, उसमें से आप क्या करेंगे? 1.25 लाख रुपए की एग्जेम्पशन ले लेंगे। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर। अच्छा, कंडीशन क्या है ये बेनिफिट की? नहीं तो अदरवाइज तो टैक्स रेट कितना था आपको तो पता ही है, अदरवाइज तो टैक्स रेट 20% का था ना, 112A में ना 10% का हुआ करता था। तो इसमें कंडीशन भी है कि कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल रेट इज दैट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शुड हैव बीन पेड। एसटीटी पे होना चाहिए। इक्विटी शेयर के केस में एसटीटी पे कब होना चाहिए? बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर। इक्विटी शेयर के केस में शेयर के खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय एसटीटी पे होना चाहिए। लेकिन पता है हमारे देश में एसटीटी आया ही कब है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शुरू हुआ था 1 अक्टूबर 2004 को, ठीक है। एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब एसटीटी लगता ही नहीं था 1 अक्टूबर 2004 के पहले। तो एक बात बताओ, हम 1 अक्टूबर 2004 के पहले स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदे थे जहां पे एसटीटी लगता है, लेकिन हम खरीदे थे 1 अक्टूबर 2004 के पहले स्टॉक एक्सचेंज से ही, तो क्या एसटीटी लगा होगा? अरे आया ही नहीं था हमारे देश में एसटीटी, ये टैक्स ही नहीं था। ये टैक्स पैदा कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2004 को। तो यानी अगर 1 अक्टूबर 2004 के पहले हम कोई शेयर खरीदे थे, स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदे थे, तो भी क्या मेरे ऊपर एसटीटी लगा था? नहीं।
तो अगर वो वाला शेयर आज हम बेचेंगे तो क्या उस पर हमको बेनिफिट मिलेगा? ये 10%, 12.5% वाला ये सब बेनिफिट मिलेगा? नहीं, हम इस बेनिफिट से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, बाहर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? कितना टैक्स लग जाएगा? अरे भाई साहब, तब भी तो टैक्स कितना लगेगा? टैक्स तो 12.5% ही लगेगा। टैक्स तो 12.5% ही लगेगा, क्योंकि अब तो टैक्स एक ही हो गया है ना। अब तो टैक्स रेट एक ही हो गया है। पहले ना था कि 112A में 10% का चल रहा है और 112 में कितना चल रहा है? 20% का चल रहा है। अब तो 112A में चाहे 112 में, दोनों में ही कितना चल रहा है टैक्स का रेट? 12.5%। तो टैक्स तो 12.5% ही लगेगा। हम बाहर भी हुए तो कितना लगा टैक्स? 12.5%। लेकिन तो फिर अंतर क्या पड़ेगा सर? 1.25 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगी। 112A में 1.25 लाख रुपए की एग्जेम्पशन भी तो है। 1,25,000 रुपए की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, उसके बियॉन्ड जितना होता है वो लगता है। यानी अगर मान लो हम 1.5 लाख रुपया कमाते हैं 112A के तहत, तो 1.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, 25,000 पे बस लगेगा। 1,25,000 रुपए की छूट है, लेकिन 112 में वो छूट नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए कि अगर शेयर परचेज हुए थे, ऐसे करते हैं। केस 1 हम बताएंगे परचेज की डेट, सेल की डेट। ठीक है, लिस्टेड शेयर के केस में बता रहे हैं, लिस्टेड शेयर के केस में परचेज की डेट, सेल की डेट बताएंगे, और तो आप बताएंगे टैक्स रेट क्या होगा। ठीक है, और एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं ये बताएंगे आप। एक 9/2004 को खरीदे थे, बेचे हो 1/9/2004 को खरीदे थे, बेच रहे हो तुम केस 1। ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। तो सेल कर रहे हो आप 15/6/2024 को। एसटीटी खरीदते समय पे हुआ था? नहीं, 1 अक्टूबर 2004 को एसटीटी आया, यानी एसटीटी खरीदते समय हमने पे किया ही नहीं था, तो बेनिफिट हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर हमको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा 112A का, 112A में अब ही नहीं है। अगर 112A में नहीं है तब क्या होगा? 112A में नहीं है तो क्या होगा? तो 23 जुलाई के पहले पता है रेट क्या था? 20% का टैक्स रेट था, तो हमारा रेट हो जाएगा 20% का। एग्जेम्पशन नो। अच्छा सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर। और एक एग्जांपल लीजिए। हम 1/9/2004 को खरीदे, ठीक है, 20/10/2024 को बेचे, तो खरीदते समय एसटीटी पे नहीं हुआ था। अब एसटीटी पे नहीं हुआ तो यानी हम 112A से तो निकल गए, एसटीटी नॉट पेड वाला केस हो गया ना, 112A से निकल गए। 112A से निकल गए हम, तो हम पहुंचे 112 में। 112 में अगर 23 जुलाई तक बेचा गया, 23 जुलाई के पहले बेचा गया है शेयर, तब तो 20% है, और नहीं तो उसके बाद कितना है? 12.5%। तो हम 12.5% में आ गए, लेकिन एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम 112 के तहत टैक्स दे रहे हैं, 112A के तहत नहीं। अच्छा सर, और बताइए, और बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। दूसरा, मान लो तुम लोग खरीदते हो 20/9/2020 में, ठीक है, और बेचते हो शेयर 15/6/2024 को। एसटीटी पे हुआ है दोनों साइड, हाँ पे हुआ है, 112A में आ गए, लेकिन 23 जुलाई के पहले अगर बेचे थे तब तो 10% का टैक्स रेट था। एग्जेम्पशन कितने की? 1.25 लाख की। बहुत सही। केस 4, परचेज किया है तुमने 20/9/2020 को, बेच कब रहे हो? 20/10/2024 को, यानी 23 जुलाई के बाद बेच रहे हो। तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा? अब 12.5% का हो गया है, लेकिन 112A के तहत ही तो टैक्स दे रहे हो ना, तो एग्जेम्पशन मिलेगी, हाँ 1.25 लाख की मिल जाएगी। यही 4 केसेस हो सकते हैं, चारों लिख दिए हैं। बस अगर ये दिमाग में है तो गलत तो कुछ भी नहीं होने वाला है।
ठीक है, आइए आगे देखिए। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट 112 का बेनिफिट लेने के लिए बस बेचते समय, अगर बेचते समय आपने एक एसटीटी पे कर दिया है तो भी काम बन जाएगा, खरीदते समय एसटीटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहां पे क्या होगा, अगर ये हम बार बार एग्जांपल में अपने क्या कर रहे थे, परचेज की डेट ये ले रहे थे 1/9/24, ठीक है, इस केस में भी आप 112A में ही फॉल करेंगे अगर ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का केस है। ये लिस्टेड शेयर का केस था, ध्यान रखिएगा, तब ये अंतर आ रहा था। ठीक है, म्यूचुअल फंड के केस में, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में सिर्फ बेचते समय अगर आपने एसटीटी पे किया है तो काम बन गया, फिर टेंशन नहीं है, बेचते समय भी अगर एसटीटी पे किया है तो काम बन गया आपका। ठीक है, क्लियर है। यानी ये पहले और दूसरे केस में भी हम अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो हम टैक्स किस सेक्शन के तहत देंगे, 112A के तहत ही देंगे। आइए अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। पहले शॉर्ट में बता दें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या हुआ है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बताए थे ना बच्चों, क्या बताए थे कि देखो पहले विदाउट इंडेक्सेशन 20 था, विद इंडेक्सेशन कितना था, 10 था, दोनों को मर्ज किया गया, 12.5 कर दिया गया। तो क्या किया गया है अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, पहले 15% था और स्लैब रेट था, ठीक है, एसटीटी पेड वाले में 15% था, ठीक है, एसटीटी नॉट पेड वाले में स्लैब रेट था, एसटीटी नॉट पेड, ठीक है। 15% वाला कितना हो गया, 15% वाला हो गया 20%, और ये कितना हो गया, ये स्लैब रेट ही रह गया। ठीक है, 15 वाला 20 हो गया और जो स्लैब रेट था वो स्लैब रेट ही है, तो कोई ज्यादा चेंज की बात नहीं है। अब यानी कैपिटल गेन में 2 रेट हो गए, लॉन्ग टर्म का 12.5% और शॉर्ट टर्म का 20%। तो सरकार ने टैक्स बढ़ाया है कि घटाया है, बढ़ाया ही है, 15 वाला 20 हो गया है, और लॉन्ग टर्म में भी तो बढ़ाया ही है, 10 वाला कितना हो गया 12.5, और जहां 20 से 12.5 कर रही है सरकार वहां तो इंडेक्सेशन मार दी ना, तो अल्टीमेटली बढ़ाई है टैक्स। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या लिखा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, द कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट क्या है कि भैया सेल ऑफ सच सिक्योरिटी और यूनिट शुड हैव इंटर्ड इनटू आफ्टर दिस, सेल इसके बाद हुआ हो, ठीक है, तो भैया सेल तो करंट ईयर में ही हुआ होगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है, ये सबका 12 महीने पे ही, तो 12 महीने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो खरीदा भी कब गया होगा, एक ही साल पहले तो खरीदा गया होगा, तो 2004 के तो बाद ही ना खरीदा गया होगा। तो क्या इसमें भी हम ये सब सुनाए आपको कहानी कि भैया 2004 के पहले खरीदा गया था कि नहीं, अरे 2004 के पहले खरीदा गया था तो क्या लॉन्ग टर्म में न जाएगा, शॉर्ट टर्म हो ही नहीं सकता है, तो इसमें इतनी कहानी हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो इतनी कहानी की जगह बस कुछ आप मत बोलिए, आप सीधे बोलिए एसटीटी पेड, बस, क्या ही हम ये सब बोलने, कब खरीदा गया बेचा गया ऐसा मतलब ही नहीं है, ठीक है। रेट के लिए बेचा गया से मतलब है, ठीक है, क्या है, 23 जुलाई के पहले तक यानी 22 जुलाई तक 15%, उसके बाद 20%। क्या एक एग्जाम्पल कराएं आपको इस पे भी, आप कहेंगे सर यही करने तो बैठते हैं क्लास में आपके, नहीं तो मजा ही क्या है, क्या अलग है, यही तो अलग है कि जितने नए अमेंडमेंट हैं सब पे एग्जाम्पल मिलेगा। परचेज ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड लिस्टेड है, ठीक है, 4/10/23 को, ठीक है। सेल ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड लिस्टेड 15/6/24 को, फिर परचेज ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड लिस्टेड 5/11/23, सेल ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड लिस्टेड 10/10/24, 3 लाख का खरीदे, 5 लाख का बेचे, 4 लाख का खरीदे और 6.5 लाख का बेचे,
अदर सोर्सेस की इनकम 4 लाख। कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स। देखिए कैसे निकलेगा। आपको यहाँ पे यही देखना है 23 जुलाई के पहले का ट्रांजैक्शन और 23 जुलाई के बाद का ट्रांजैक्शन। तो ये 23 जुलाई के पहले वाला है, ये 23 जुलाई के बाद वाला है, ठीक है। तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लिखेंगे प्रायर टू 23/7/24, ठीक है। सेल 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 3 लाख, तो ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन और आफ्टर 23/7/24 सेल 6,50,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख, 2,50,000, ये हो गया 4,50,000 रुपया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें जोड़ दीजिए आप अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज हो गया 4 लाख रुपया, कुल मिला के हो गया 8,50,000 रुपये की टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम है, लेकिन डिडक्शन वगैरह नहीं, सीधे मैंने टोटल इनकम ही लिख दिया इसको। अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स ऑन इट STCG जो 2 लाख रुपए का है पहला वाला, उस समय टैक्स रेट कितना था पहले 15%, तो एट द रेट ऑफ 15% जाएगा, ठीक है। और STCG जो 2.5 लाख वाला ये वाला है 2,50,000, इस पे जाएगा रेट कितना 20% का, ठीक है। बैलेंस अदर सोर्सेज 4 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, 1 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। अदर 1 लाख एट द रेट ऑफ 5%, ये हो गया 30,000 रुपये का टैक्स, ये हो गया 50,000 रुपये का टैक्स, ये हो गया 5,000 रुपया, कितना हो गया भाई टैक्स 80 5 85 85,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दीजिए एट द रेट ऑफ 4%, ये हो जाएगा 3,400 88,400 टैक्स पेबल। ठीक है, राइट, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ आफ्टर 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 के बाद जो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन होगी वो कैसे होगी, वो कंप्यूट होगा सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही। टैक्स निकालने के 2 तरीके हैं, वही बात लॉ में क्लैरिफाई किया गया है सेक्शन 112 में कि भैया ध्यान दो, टैक्स निकालने का 2 तरीका बताए हैं, विथ इंडेक्सेशन कितना, विथ इंडेक्सेशन 12.5%, विथ इंडेक्सेशन 20% और विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। लेकिन अगर आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हो तो वो तो कैसे होगा, विदाउट इंडेक्सेशन ही, ठीक है। फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन टू बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम, इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट टू बी गिवन, ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये हम आपको करके ऑलरेडी दिखा चुके हैं कंप्यूटेशन में, ठीक है। तो कैपिटल गेन में इतनी अमेंडमेंट थी, अभी और भी अमेंडमेंट्स हैं, अगली क्लास में आएंगे तो वो बाकी अमेंडमेंट्स भी देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। विल स्टॉप हियर।